जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ कार्डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग 23 अगस्त की प्रथम पाली के गणित के सभी प्रश्नों को हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन था जो इस तरह से था, 4 दशमलव की संख्याएं थी और उनका मासा पूछा गया था। आप अच्छे से जानते हैं मासा जो होता है वो 4 संख्याएं या 5 संख्याएं या 2 संख्याएं या 10 संख्याएं, उनमें जो सबसे छोटी संख्या होती है या तो वो आंसर होगा या उससे भी कम होगा। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्टली हल करना है। देखो ये 1.25 है, ये 0.25 है, ये 0.5 है और ये 0.05 है। इनमें जो संख्या सबसे कम है या तो मासा उतना होगा या फिर जो सबसे उससे भी कम होगा। और अगर लासा पूछा जाता तो जो सबसे बड़ी संख्या थी या तो वो होगा या उससे भी ज्यादा होगा। फिलहाल में मासा पूछा, सबसे छोटी संख्या ये है, या तो ये आंसर होगा या इससे भी कम होगा। और अगर आपको और आसान बनाना है ये क्वेश्चन, तो आप सब में 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, देखो तो क्या करो, यहां पे अपनी मर्जी से 0 लगा लो। बाकी देखो सब में 2 के बाद है ही, तो दशमलव मान लो कि नहीं लगा हुआ है। 5, 50, 25, 125 ये सभी संख्याएं 5 से डिवाइड हो रही, तो मासा 5 होगा। बाकी सबसे आसान तरीका ये, जो सबसे कम संख्या वही इसका मासा होगा। सबसे छोटी संख्या 0.05 है, यही इसका क्या हो गया, मासा। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से अगर भाग करें तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। पूरे पेपर के आप सभी क्वेश्चन देख लोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। लगभग आधे क्वेश्चन तो इस लेवल के आए थे जिन्हें आप पढ़ोगे और डायरेक्टली हल कर लोगे। अगर हम बात करें 4 से भाग कर रहे हैं, इस संख्या को अगर 4 से भाग करके देखें तो शेषफल कितना आएगा। देखो किसी एक संख्या से चेक कर लो, जरूरी नहीं है 4 से ही चेक करो। आप 6 से कर लो, 7 से कर लो या 8 से कर लो, जो मन हो उससे चेक कर लो। 4 से अगर इसे भाग करेंगे, देखो 4 1, तो शेषफल कितना बचेगा, यहां पर शेषफल भी लिखते जाना। 4 से भाग करेंगे, देखो 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, ये 21 हो गया, तो शेषफल बचा होगा 1। इसे अगर 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ 1 आ गया, 4 दूनी 8, 3 आ गया, 4 सत्ते 28, यहाँ 2 बचा होगा। इसे 4 से अगर भाग करोगे तो ये 4 से भाग करोगे 12 चौक 48, 2 बचा होगा, 4 छंग 24 27 था। अगर इसे 4 से भाग करोगे तो 3 आ रहा है। इसे अगर 4 से भाग करोगे 12 चौक 48 हो गया, 2 बचा, 4 छंग 24। 4 से भाग करने पर यहाँ पे शेषफल पूरा कितना आ रहा है, 0। क्योंकि यहाँ पे हमसे कहा है 4 से भाग करें या 6 से करें या 7 से करें या 8 से करें या 9 से, शेषफल 3 आना चाहिए। तो एक चीज क्लियर कीजिए, अपने लोगों ने यहाँ पर जो भाग किया है वो अगर 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है। यानी 507 को 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है और 3 ही शेषफल लाने को कहा है। अगर दो संख्याओं में शेषफल 3 बचता तो अपने लोग 6 से भाग करके देख लेते। उसके बाद उनमें भी शेषफल 2 बार 3 मिल रहा है तो 7 से चेक कर लो। लेकिन एक ही बार भाग करने से आपको पता लग गया 507 ऐसी संख्या है जिसे 4 से भाग कर रहे हैं तो 3 बच रहा है। आप 6 से चेक नहीं किया, यहाँ पे आप करके देख लो, यही आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन, 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का परसेंटेज हमें बताना है। भाई 30 टेबल हैं, उनका कॉस्ट प्राइस 40 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे 0 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अपने लोग यहां से सीपी और एसपी में रेशियो बता दो। सीपी के सामने 4 लिखा है और एसपी के सामने 3 लिखा है। यानी 4 रुपए की वस्तु को अगर हम 3 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि कितने की हो रही है, यहां से हानि बिल्कुल साफ दिख रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है। और 1 रुपए की हानि किस पे हो रही है, 4 पर। इसी को अगर परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा कर दो। 4 से 100 को भाग करोगे 25% की हानि होगी और ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही संतरे
10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, अब वह सबको 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। हानि हुई है या लाभ हुई है उसका परसेंटेज आपको बताना है। देखो 10 रुपए में क्या कर रहा है वो, 4 संतरे खरीदता है, और यहां पे 10 रुपए में क्या कर रहा है, वो 5 संतरे खरीदता है। तो अगर 10 रुपए में आपने 4 संतरे खरीदे हैं, तो क्या इस बात से आप ये नहीं कह सकते हो कि एक संतरा कितने रुपए का होगा। यहां से अगर एक संतरे की कीमत निकालोगे, 10 रुपए में अगर आपको 4 संतरे मिले हैं तो एक संतरा होगा 2.5 रुपए का। 4 से इसे भाग कर लो, 2.5 लिख दो या 2.50 लिख लो। 10 रुपए में 5 संतरे अगर खरीदे तो यहां से अगर एक संतरे की बात करोगे तो कितने का हो जाएगा, यहां से एक संतरा कितने का हो जाएगा, 2 रुपए का। ये दोनों अगर मिक्स कर दें तो अपने लोग 2 संतरे कितने रुपए में खरीदेंगे, यहां से जो 2 संतरे बनेंगे वो 2.5 रुपए में पहला वाला था और 2 रुपए में ये, तो टोटल हो जाएगा 4.5 रुपए में। ये 2 संतरे कितने में अपने लोगों ने खरीद लिए, 4.5 रुपए में। अब क्या कर रहे हैं, इन्हें 20 रुपए में 9 की दर से बेच दे रहे हैं। तो अगर 20 रुपए में 9 की दर से बेच रहे हैं, इसका मतलब यही तो हुआ कि 20 रुपए में 9 संतरे बेचोगे, तो एक संतरा कितने का बेचोगे, यहां से 20 रुपए में अगर 9 संतरे बेच रहे हैं तो एक संतरा कितने का होगा, इसे 9 से क्या कर दोगे, भाग करोगे। जब यहां से एक संतरे की अगर कीमत निकालेंगे, देखो तो एक संतरे का जब यहां से सेलिंग प्राइस निकालेंगे ये आ जाएगा 20/9। लेकिन हमें 2 संतरे बताने हैं, तो यहीं पे 2 से जब आप गुणा करोगे, एक संतरे की कीमत इतनी है, 2 की कीमत इतनी आ जाएगी। ये बन जाएगा 20 दूनी 40/9। अगर यहां से आप एक संतरे की कीमत निकालते तो एक संतरे की सवाल हो जाता, लेकिन चूंकि 2 की निकाली तो अपने लोग 2 से कर रहे हैं। अब 2 संतरे यहाँ पे कितने के हैं, 4.5 रुपए के। ये क्या है, आपका सीपी हो गया। और यहाँ 2 संतरे कितने में बेचे, 40/9 में। तो दोनों में अगर रेशियो निकालेंगे, सीपी और एसपी का अगर यहां से रेशियो देखें, सीपी कितना हो जाएगा 4.5 और एसपी कितना होगा 40/9। अगर ये रेशियो है, यहां से इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये दशमलव हटाएंगे, एक जीरो यहां लगा दो। अब इसे कैलकुलेट करो, 5 से अगर इसे काटेंगे 9 पर और इसे 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 80 पर आएगा। ये 9 यहां आके बन जाएगा 81 और ये बन जाएगा 80। 81 रुपए की चीज को अगर 80 रुपए में बेच रहे हैं तो नुकसान कितने का हो रहा है, एक की हानि हो रही है। और एक की हानि किस पर हो रही है, 81 पर। इसी को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर दो, यानी 100/81। 100/81 को अपने लोग लिखेंगे एक सही 19/81। इतने रुपए की हानि हो रही है परसेंटेज में, एक सही 19/81। और ये कहां है, तीसरे ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति केजी और 21 रुपए प्रति केजी की है। 17 रुपए प्रति केजी का आपको मिश्रण बनाना है, तो दोनों चावल किस अनुपात में लगाओगे। एलिगेशन लगा दो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। पहला कितना है, 11 रुपए वाला है, 11 रुपए प्रति केजी वाला है। अगर 11 रुपए प्रति केजी वाला ये चावल है और 21 वाला ये है, इन दोनों को मिक्स करके क्या करना है, 17 का बनाना है। तो बस दोनों का एलिगेशन मेथड लगाओगे, इसमें से इसे घटाओगे, 21 में से 17 घटाओगे 4 बचेगा, 11 में से अगर 17 घटाओगे तो ये 6 बचेगा। 4:6 इसका आंसर होगा। अगर ये दोनों संख्याएं किसी से कट रही तो काट दो, 4 को 2 से काटो, इसे 2 से काटेंगे 3, 2:3। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में, वर्ष में आंसर बताना है, दोगुनी हो जाएगी। देखो दोगुनी का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 रुपए ब्याज पर दिए हैं
तो हमें बताना है कितने समय के बाद ये 200 रुपए हो जाएंगे। तो ये टाइम बताना है। पहले 100 रुपए ब्याज पे दिए, ये क्या हो गया, मूलधन, और ये क्या लिखा हुआ है, मिश्र धन। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि 100 रुपए से 200 रुपए बन रहे हैं तो ब्याज कितने का मिल रहा है। ब्याज अपने लोगों को यहां से दिख रहा है, कोई चीज अगर दो गुनी हो जाती है तो वो 100% बढ़ रही है। 5 रुपए अगर ब्याज पे दिए तो वो 10 हो रहे हैं, तो ब्याज आपको 5 रुपए का मिल रहा है, लेकिन ये 100% बढ़ गई है। तो ब्याज यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो 100% मिल रहा है। और ये दर कितनी दे रखी है, 12.5% की दर से कितना टाइम लगेगा। परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और लगेगा। 125 से इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 125 अट्ठे सीधे सीधे कितना होता है, 1000। 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे आप साधारण ब्याज के फार्मूले से PRT बटे 100 उससे करना चाहें उससे भी कर लो। जब उससे करेंगे तो देखो मूलधन 100 का मानोगे, मिश्रधन 200 है, तो ब्याज यहां से 100 मान लेना। अगर आप कहो हम 1 रुपए मानेंगे तो यहाँ 2 बनेगा, तो फिर ब्याज तब भी 1 मानोगे। जो भी यहाँ पे मानोगे वो मूलधन और ब्याज समान होगा, क्योंकि कोई चीज पहले से दुगनी हो गई। दुगनी का मतलब यहाँ पे ब्याज अगर दुगना हो गया तो जितने रुपए ब्याज पे दिए होंगे जब उससे वो दोगुने हो गए तो ब्याज तो आपको उतना ही मिला होगा जितने रुपए ब्याज पे दिए, तभी तो दुगने हुए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक को नियुक्त किया है। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ है तो पूरे काम को समय पर करने के लिए कितने और मजदूर बुलाने होंगे, अतिरिक्त श्रमिक बुलाने होंगे, ये क्वेश्चन कहा है। यहाँ एक गलती आप लोग ये कर सकते हो कि डायरेक्टली जो आपका आंसर आएगा उस पर टिक कर सकते हो, जबकि अपने लोगों से अतिरिक्त पूछा है। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, देखो यहाँ पर M1D1 और यहाँ पे कुल काम लगाओगे, इधर M2D2, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। M का मतलब हो गया कि कितने आदमी है, D का मतलब है कितने संख्या, कितने दिनों की संख्या, यहाँ दूसरी कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पे टोटल कुल काम हो जाएगा। आप इसे चाहे W1 से दर्शा दो या किसी और डिजिट से दर्शा दो। पहले क्या किया, 150 दिन में काम आपको पूरा करना है और 200 श्रमिक है, तो मजदूर कितने हो गए, 200 मजदूर हो गए। इन्होंने क्या किया, 50 दिन तक काम किया है, 50 दिन तक काम किया। फिर दूसरी कंडीशन में क्या किया है, तो पूरे काम को समय पर करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिक और बुलाने होंगे। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 काम का मतलब है कि अगर आपने 4 काम करने थे तो 1 काम किया है, तो इन लोगों ने 1 काम तो कर दिया, अब काम बचा कितना होगा, 3 काम अभी और बचा है। क्वेश्चन अपने लोगों से पूछा, ये 3 काम करने के लिए हमें समय पे ये काम करके दिखाना है। जब समय पे काम करके दिखाना है तो 50 दिन तो इधर लग गए, 100 दिन अभी बचे होंगे, क्योंकि टोटल दिन कितने हैं, 150। तो D2 का मान 100 लगाओगे और M2 यहां से पता करोगे कि कितने मजदूर और बुलाने होंगे। अगर इसे कैलकुलेट करोगे देखो तो आसानी से इसे कैलकुलेट करेंगे। एक जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 50 और 2 की गुणा करोगे ये 100 आएगा और ये 3 यहां पहुंचेगा। M2 बराबर हो जाएगा 300 मजदूर। लेकिन क्वेश्चन में ये कहीं पूछा ही नहीं अपने लोगों से कि कुल कितने मजदूर और हों, ये कहा है कितने अतिरिक्त बुलाने होंगे। तो अतिरिक्त मजदूर को बुलाने का मतलब है पहले से जो थे वो तो है ही है, अलग से कितने बुलाओगे। अपने लोगों को जरूरत 300 लोगों की पड़ रही है, जबकि 200 पहले से थे, तो अलग से आपको कितने बुलाने पड़ेंगे। पहले से कितने थे, 200 थे, अब 300 आपको जरूरत पड़ रही, तो 300 की जरूरत पड़ रही और 200 पहले से थे। 300 में से 200 कम कर दोगे, 100 मजदूर आपको अलग से बुलाने पड़ेंगे, और 100 का मतलब हो गया आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 पुरुष और 18 महिलाएं, 12 पुरुष प्लस 18 महिलाएं किसी काम के लिए 10 दिन में करती हैं। फिर कहा है 9 पुरुष और 18 महिलाएं
किसी काम को 12 दिन में करती है। तो अपने लोगों से जो क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया है वो ये किया है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। इन दोनों स्टेप से केवल क्वेश्चन को रीड कर लो और एक लाइन में आंसर लाके दिखा दोगे। देखो ये 12 लिखा है, क्या 12 का ये देख लो 2 बना है। हमें क्या करना है, अगर हम ये कहें कि ये 2 से 12 कैसे बना होगा, 6 से गुणा हुई होगी। ये 18 लिखा है, क्या ये कह सकते हैं 18 3 से कैसे बन जाएगा, 6 से गुणा हुई होगी। तो पहली स्टेप में ही बस 6 से गुणा कर दो, और जब 6 से गुणा करेंगे तो 10 छंग कितने हो जाएंगे, 60 दिन में ये ऑप्शन अपना काम हो जाएगा। 60 का मतलब चौथा विकल्प। इस कॉन्सेप्ट से कर लो। हालांकि इसके अलावा भी आप और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, जब क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में हो रहा है तो ज्यादा और ऐसे कॉन्सेप्ट क्यों लगाओगे कि यही क्वेश्चन ज्यादा टाइम में हो। हाँ, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तब नहीं लगता जब यहाँ पे 2 पुरुष और यहाँ कह देता 5 महिलाएं, तब ये कॉन्सेप्ट नहीं बनना। अब सीधे सीधे स्टेप अपने लोगों की बन रही है, इसीलिए सीधे देखो 2 पुरुष से 6 गुना हुआ है, 3 महिलाएं से 6 गुना हुई, तो सीधी बात है यहाँ पे टाइम भी 6 गुना ही लगेगा। पहले 10 लग रहा था तो अब 60 लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः इतनी चाल से समान दिशा में चल रही हैं। जब कभी समान दिशा में चल रही हो तो आपको सापेक्ष चाल निकालनी होगी। और सापेक्ष चाल क्या होती है, अगर समान दिशा में है तो दोनों चाल को घटा दो। समान दिशा में सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, दोनों को घटा दो। 59 में से अगर 32 कम करोगे, ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा। तेजी से चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती। ये क्या दे रखा है, समय। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, सिर्फ हमसे लंबाई पूछिए। लंबाई का मतलब आप दूरी बता सकते हो। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई पूछिए, लंबाई किसकी पूछिए, फास्ट चलने वाली गाड़ी की। लंबाई का मतलब आप इसे दूरी कह सकते हो। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे समय, और दूरी बराबर फार्मूला होगा चाल गुणा समय। चाल कितनी दे रखी है यहाँ पर, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दे रखा है, 16 सेकंड। अब ये किलोमीटर में है, अगर इसी के लिए मीटर में बदले तो 5/18 से गुणा करनी होगी। अब जो भी आंसर आएगा अपना वो मीटर में आ जाएगा। 9 से इसे काटेंगे 3 पर, 9 से इसे काटेंगे 2 पर, 2 से इसे काटेंगे 8 पर, 8 पंजे 40 और 3 की गुणा करेंगे 120 मीटर उसकी लंबाई होगी, और 120 मीटर चौथे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखो, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, समय पूछा है। अब यहाँ पर आपको हम पहले ट्रेन की चाल निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़ के ऐसा ही लगेगा कि पहले चाल ही निकालनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाओ इसमें, जिससे ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा का समय ना ले। कोई ट्रेन है, कितने मीटर लंबी है ये, 67 मीटर। अब ये ट्रेन क्या कर रही है, 33 मीटर लंबी एक सुरंग है। ये क्या है, 33 मीटर लंबी सुरंग है, इसके लिए पार कर रही है। इसे पार करने का मतलब उसे कितनी दूरी चलनी पड़ी होगी, 67 मीटर ये पूरी चलेगी और 33 मीटर ये। तो जब कुल दूरी चल लेगी तभी तो वो इसे पार कर पाएगी। तो 10 सेकंड में वो क्या कर रही है, 67 + 33, यानी 10 सेकंड में वो कितनी दूरी चल ले रही है, तो कहोगे 100 मीटर की दूरी तय कर रही है। अगर 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय हो रही है तो यहां से देखो अपने लोगों को क्या करना है, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है भाई, व्यक्ति को पार करना है। 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं, जो ट्रेन है वो क्या करेगी, केवल व्यक्ति को पार करेगी। अब हमें क्या मतलब प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, आपको जिस काम को बोला गया है आप वो काम करोगे, ना कि ये काम करोगे कि उससे कितनी दूरी है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो हम व्यक्ति देखेंगे कि व्यक्ति की लंबाई कितनी है, या व्यक्ति को पार करना है ना, व्यक्ति कहाँ खड़ा है इससे कोई मतलब नहीं रह गया।
तो इस 65 को बिल्कुल काट दो, इससे सिर्फ आप कंफ्यूजन की स्थिति में पहुंच रहे हो और इससे कुछ नहीं हो रहा है। अब ट्रेन इस व्यक्ति को पार कब कर पाएगी? अगर ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है मान लो, तो इस व्यक्ति को कोई कब पार करेगी? जब ट्रेन क्या करेगी, अपनी लंबाई के बराबर केवल दूरी तय करनी होगी। अपनी लंबाई का मतलब है 67 मीटर की दूरी केवल उसे तय करनी है। 10 सेकंड में ट्रेन क्या कर रही है? 100 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो 67 मीटर तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा? सीधे से 10 से भाग कर दो। 67 मीटर को अगर 10 से भाग करोगे 6.7 सेकंड का आपको समय लगेगा। 6.7 का मतलब है तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक तरीका यह है कि आप दोनों की यहाँ पे ट्रेन की पहले चाल निकाल लो, तब इस क्वेश्चन को करोगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन ज्यादा सरल तरीका अपना ये है। अगला देखो, यहां से निखिल और रीतु की आय कितनी है? 2:1। ये निखिल हो गया, ये रीतु हो गई। इसकी आय 2 है और इसकी आय कितनी है? 1। ये क्या दे रखी है? दोनों की आय दे रखी है। फिर कहा है वे 5:3 में खर्च करते हैं। खर्च कितने में करते हैं? 5:3 में। ये क्या हो गया? खर्च हो गया। अब हमसे पूछा है यहां पर 4:1 में बचत करते हैं। बचत कितने में करते हैं? 4:1 में। और कहा है उनकी कुल मासिक बचत, निखिल और रीतु दोनों की मासिक बचत 10,000 है। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि 4 और 1 5 यूनिट होनी चाहिए। 5 यूनिट किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 2,000 के बराबर है। यहां से अगर बचत दोनों की अलग अलग निकालोगे तो बचत देखो कितनी आएगी। निखिल की बचत हो जाएगी 4 दूनी 8,000 और इसकी बचत कितनी हो जाएगी? 1 दूनी 2,000। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा लो आप सीधे सीधे डिफरेंस का, वहां से क्वेश्चन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। देखो, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 आएगा। और इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा? 5। दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है? 1 यूनिट। और अगर यहां से यही काम अपने लोग करके देखेंगे तब देखो कितना आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 2 पंजे 10,000। और इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना बनेगा? 24,000। 10,000 में से 24,000 कम करो या 24,000 में से 10,000 कम करो, ये 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 14,000 के। हमसे पूछा क्या है यहाँ पर? निखिल की, और निखिल की कितनी है? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब है 14,000 गुणा 2 यानी 28,000 हो जाएगी। और ऋतु की कितनी होगी? 1 यूनिट, यानी ये 14,000 ही रहेगी। तो 28,000 और 14,000, तीसरा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर कोई बच्चा 20% नंबर ला रहा है तो वो क्या हो रहा है? 5 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब है ये अंक क्या कर रहे हैं? उसे और लाने चाहिए। दूसरी कंडीशन में अगर वही बच्चा या दूसरा बच्चा 30% नंबर लेके आता है तो फिर वो क्या करता है? 20 अंक अधिक ले आता है, यानी पास होने से अधिक ले आया है। अब एक चीज बताओ भाई, आप इतने परसेंट नंबर ला रहे हैं तो आपको 5 नंबर और लाने चाहिए, तभी तो काम होता। पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 20% वाला बच्चा 5 नंबर और लेके आता, और ये वाला बच्चा क्या करता है? ये कब पास हो जाता? भाई 20 अंक तो ज्यादा ले आया है, तो पास होने के लिए इसे इतने नंबर क्या है? अभी कम करने चाहिए। तो यहां से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे, 10% किसके बराबर होगी? 20 और 5 25 नंबर के। यानी 10 जो 25 नंबर है उसे हम 10% बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाता कि टोटल परसेंटेज बताओ कितनी होगी, अधिकतम मार्क्स कितने होंगे उस बच्चे के, मतलब जो एग्जाम हुआ है वहां अधिकतम जो टोटल मार्क्स होता है वो कितना होगा? 10% 25 हो गया तो 100% 250 का हो गया। यहीं से क्वेश्चन बन जाता। पूछा है कि पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर लाने हैं, तो 2 कंडीशन से हो जाएगा। एक तो सवाल यहां से हो जाएगा, दूसरा यहां से। भाई पास होने के लिए क्या करना था? 20% तो बच्चा नंबर ले ही आया है ये,
अब 20% जब नंबर ले आया तो इसे और कितने लाने, 5 नंबर और लाने। इस 5 नंबर को परसेंटेज में चेंज कर दो। अगर 10% का मतलब 25 है तो ये बता दो यहां से 5 नंबर का कितना होगा। अगर इसी लाइन को मैं ये कह दूं कि 25 अंक है, इसे 5 अंक कह दूं 5 से भाग करके, तो ये क्या होगा 2%। यानी 2% किसके बराबर होगी, 5 अंक के। जहां 5 अंक लिखा है क्या वहां पे 2% लिख सकते हैं। 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22% उसे नंबर लाने होंगे। 22% का मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का मिक्स है। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज पर इतना साधारण ब्याज दे देती है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो पहले मूलधन पता कर लो कितना होगा। भाई मूलधन निकालने का सीधा सा फार्मूला, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे आर गुणा टी। साधारण ब्याज अपना कितना है 1600, ये 100 ऐसे ही रहा। आर का मतलब है दर 5%, और समय कितना है 2 वर्ष। इस 5 से इसे काटेंगे तो 20 पे जाएगा, और 2 से काटेंगे 10 पर। इस 10 की गुणा इससे करोगे 16,000 रुपए ब्याज पर दिया होगा। ये तो रहा साधारण ब्याज का क्वेश्चन। अब अपने लोगों से पूछा है उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दो तरीके से आप कर सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज, रेशियो मेथड से और बच्चों वाले मेथड से। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तो आप जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज का भी आप दूसरा कॉन्सेप्ट लगा लो। ये लगा लो a बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। यहां से आप चाहो तो इस मेथड से अगर ना करो तो एक दूसरा मेथड और बचा है 3:3:1। यही तो होता है 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला। इसमें आपको कुछ बच्चों को याद नहीं होता है तो वो इससे लगा ले। भाई पी की जगह पे अपने लोगों को क्या लगाना है, देखो 16,000 रुपए। 1 ऐसे ही, आर का मतलब दर वही रखनी है 5/100, और कितनी साल के लिए, 3 साल के लिए। कैलकुलेट करो, 5 से काटोगे ये 20 पर, 20 और ये कितना हो जाएगा 21। 21/20 कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। इस तरह से कैलकुलेशन देखो थोड़ी सी भाई तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल चैलेंज के साथ आपको 30 सेकंड के पार नहीं पहुंचना है। इसे अगर देखो कैलकुलेशन और थोड़ी सी ठीक करें तो एक जीरो से ये कटेगा, दूसरे जीरो से ये कटेगा, तीसरे जीरो से ये कटेगा। 2 दूनी 4, दूनी 8। इस 2 से देखो इसे काटेंगे तो ये इकट्ठा होके 8 बन रहा है। यानी 8 से अगर 16 काटेंगे 2। एक एक बच्चा जानता है 21 अगर 3 बार लिखा है तो 21 21 21 की 3 बार गुणा करोगे 9,261 आएगी। और 9,261 में आपको क्या करना है, 2 से और गुणा करनी है। ये आ जाएगा 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 नेम 18 के 18। अब इसमें अगर पूछा जाता कि वो रुपए कितने बन जाएंगे तो इतने बन जाएंगे। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों चीजें शामिल हैं। अब भाई हमें तो सिर्फ ब्याज बताना है, यानी अपने लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो जितना रुपया ब्याज पे दिया है वो इसमें से क्या कर दो, कम कर दो। ब्याज पे आपने 16,000 रुपया दिया, देख लो 18,522 में से अगर 16,000 कम कर देंगे तो 2,522 रुपया का ब्याज बनेगा, और ये चौथे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देख लो, बच्चों के लेवल का साधारण ब्याज का दिया है, लेकिन डेट देकर उसने थोड़ा सा आपको उलझाने की कोशिश की है। अब उलझोगे जो बच्चे भैया वही सिलेक्शन से थोड़ा बहुत पीछे रह जाएंगे। जिन्होंने लॉजिक लगाया होगा उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% की दर से 73,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का एक एक बच्चा फार्मूला याद कर लो भाई। साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। पी का मतलब मूलधन, मूलधन कितने रुपया हो गया 73,000 रुपए हो गया। आर का मतलब कितनी दर पे, 15 पे। बस टी यहां नहीं दिख रहा है। अरे भैया 12 फरवरी से 11 फरवरी तक 1 साल हो गया, नहीं हो गया, देखो 2022 से 2023 तक। बस कुछ क्वेश्चन में है 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 730 और 15 की गुणा कर दो।
जीरो ऐसे ही, 15 तिया 45, 4 बचा, 15 सत्ते 105 और 4 109, 10,950। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 475 रुपए अंकित मूल्य और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी का बिक्री मूल्य कितना होगा? बिक्री मूल्य नहीं, केवल छूट पूछी है। 475 रुपए अगर किसी के ऊपर लिखे और 15% की छूट कर दी, तो करना ही क्या है, 475 का केवल 15% निकाल लो। ये 15% निकाल लिया। अपने लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल छूट बतानी है। अगर वो पूछता कितनी छूट के बाद कीमत कितनी होगी, तो 85% निकाल देते हो, 15% छोड़ दिया, 85% तो रह गया होगा। इसकी इससे गुणा कर लो, 100 से भाग कर देना। 15 पंजे कितना होता है, 75, 15 सत्ते 105 और 7 कितना होगा, 112। अब कितना बचा होगा, 112 का 2, 11 हासिल, 15 चौक 60 और 1, 60 और 11 71। 100 से इसे भाग कर लो। 100 से भाग करने का मतलब सीधा हो गया, 2 जीरो, 2 के बाद दशमलव लगा दो, 71.25। 71.25 का मतलब है पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक दो क्वेश्चन तो देखो इस लेवल का बिल्कुल मिलेगा, जिसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। सबसे पहले क्या करो, ये अंकित मूल्य हो गया, इस पे 10% की क्या कर दूं, छूट दे दूं। छूट के बाद यहां पे कोई कीमत नहीं बन गई होगी, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 10% बिक्री कर लगेगा। अब यहां पे छूट दे दी। अब क्वेश्चन में ही बोला है यहां से क्या करो, 8% का बिक्री कर लगाओ। अरे ये कोई बात हुई भाई, पहले 10% की छूट दे दी, अब बिक्री कर लगाओ। उसके बाद में ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में यहां पे आके 34,020 रुपया दे देता है। तो बताओ अंकित मूल्य कितना होगा, यानी ये कितना होगा। अब हमें क्या करना है भाई, 10% की पहले छूट करो, 8% उस पर बिक्री कर लगाओ। तो 10% और 8% का सक्सेसिव निकाल लो कितना होगा। फार्मूला क्या होता है इसका, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए का मतलब -10 मान लो, बी का मतलब 8 मानो, ए का मतलब -10, बी का मतलब 8 बटे में 100। अगर इसे कैलकुलेट करोगे, देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 में से 10 कम करोगे -2 होगा, और 8 के लिए यहां 10 से भाग करोगे 0.8 आ जाएगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं -2.8। ये 10%, 8%, अब ये सब छोड़ो, इन दोनों को जब अपने लोग एक ही नजर से देखोगे मैथ का चश्मा लगा के, तो ये 2.8% के बराबर है। यानी जो भी, अब ये क्या होगा, ये सब इतना माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब यही तो 34,020 से आंसर ज्यादा होगा। तो 34,000 तो भाई आंसर होना नहीं चाहिए, ये तो गलत है। अब इन्हीं में से तो कोई एक ऑप्शन होगा, जो भी आंसर लगाओगे उसका 2.8% अगर हटा दें तो ये आंसर आ जाना चाहिए। तो अगर देखोगे ध्यान से, लगभग ये 3% के आसपास है। तो अगर हम ऑप्शन से देखें, 39,000 का 3% लगभग मान लो, या 40,000 के आसपास मान लो, 40,000 का 3% लगभग निकालो, उसे घटाओगे तो ये आएगा, नहीं आ रहा है। मतलब ओरल भी आपको चेक करना पड़ेगा। 38,000 का निकाल लू, नहीं आ रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 35,000। अब आप कहें वेरीफाई करके देख लें, तो भाई 35,000 का आप 2.8% निकाल कर देख लो। कैसे निकालोगे 2.8%, ये हटाओगे तो एक जीरो, यानी इस तरह से 3 जीरो आपके खत्म। 35 और 28 की गुणा करोगे, 35 और 28 की गुणा करेंगे, देखो 35 की गुणा 8 से करो, तो 35 अट्ठे कितना होता है, 35 दूनी 70 होता है, और 70 4 बार करोगे तो ये आ जाएगा 280। 280 का जीरो 28 हासिल, 35 दूनी 70 और 28 कितना हो जाएगा, 98। इतने रुपए आप छूट कर दो, तो 35,000 रुपए में से अगर ये छूट कर देंगे, आपका ये 34,020 आंसर आ जाएगा।
चाहो तो आप चेक करके देख लो, 35,000 में से 980 रुपए कम करोगे तो 34,020 रुपए आ जाएगा, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर। औसत का कहीं यूज मत करो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी हैं? 9, और वो भी कैसी हैं? क्रमागत। अब यहाँ पे कुछ बच्चे एक्स मान के करने लगेंगे, महंगा चालान कटेगा भैया। एक्स मान के कभी भी कर मत लेना इसे। अगर 9 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी हैं और हमसे कभी भी पहली और लास्ट का अंतर अगर पूछा जाए तो इससे शानदार कॉन्सेप्ट कोई सा नहीं होगा। जितनी संख्याएं दे रखी हैं उसमें से एक कम कर दो, 9 में से एक कम कर दो। 8 संख्याएं होती तो अपने लोग क्या करते? 8 में से एक कम कर देते। और सम संख्या में अंतर कितने का होता है? 2-2 का। हर बार 2-2 संख्याएं बढ़ती हुई आती तो 2 से गुणा कर दो। 9 में से एक कम करोगे 8 बचेगा, और 8 में 2 से गुणा करोगे 16 का अंतर होगा। ये इसका आंसर है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, जितनी संख्याएं उसमें से एक कम करके दुगना कर दो। 4 संख्याएं होती तो डायरेक्ट कह दो 3 दूनी 6। इस औसत का कहीं यूज मत करो। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप ये ऐसे कॉन्सेप्ट लगाते रहो। ये तब लगाओ जब आपके पास कोई रास्ता ना हो। तो अच्छे से ये नए नए कॉन्सेप्ट सीख लो। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आना तय है। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। 25% की वृद्धि का मतलब है 1/4। हम कह सकते हैं 4 रुपए की चीज थी वो 5 में मिलेगी। तो यहाँ जो चावल की कीमत है पहले कितनी है? 4 रुपए, अब कितनी हो जाएगी? 5 रुपए। अब अगर 1200 रुपए की पहले भी चावल खरीद रहा था, अब भी वही 1200 रुपए खरीद रहा है, तो इसका मतलब खपत जो है उसकी वो पहले, खर्चा सब कुछ पहले जैसा कर रहा है। तो खपत क्या हो जाएगी? यहाँ पे उल्टी हो जाएगी। जो खपत का रेशियो होगा वो 5:4 का होगा। अगर यहां से डिफरेंस निकालेंगे तो ये 1 का आएगा, और 1 यूनिट किसके बराबर में दे रखा है? 6 किलो के बराबर में दे रखा है। अगर 1 यूनिट 6 के बराबर में है तो 5 किसके बराबर में होगा? 5 बराबर होगा, यहाँ 6 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 5×6 30 के। पहले वो 30 केजी कर रहा होगा। अगर इसकी बात करें तो यहां से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। 1200 रुपए की बात कर रहा है, 1200 को 30 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि चावल का प्रति केजी। ये पहले वाला है, अगर बाद वाला निकालना होता तो इस कॉन्सेप्ट से निकालते। इस जीरो से ये कैंसिल, 3×4 = 12। पहले जो चावल होगा वो 40 रुपए केजी मिल रहा होगा, ये इसका आंसर है। कहीं वो पूछ लेता अब कितने को मिल रहा होगा, तो ये 6 से यहाँ 4 से गुणा करके 24, यहाँ 24 से भाग कर देते। ऐसे क्वेश्चन में पहले और बाद दोनों टाइप के क्वेश्चन को वो पूछ सकता है। इसमें पहले का आ गया तो अब बाद वाले में पूछ सकता है किसी शिफ्ट का। कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन, यदि x और 1/x का औसत, औसत कैसे निकालते हैं? देखो x + 1/x, x और 1/x का औसत। औसत का मतलब है समांतर माध्य। कितना दे रखा है? m दे रखा है। औसत निकालते कैसे हैं? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग कर दो, बराबर में m। 2 अगर यहां से हटाएंगे तो ये 2 यहां आ जाएगा। अब इस एक ही क्वेश्चन में इन्होंने औसत प्लस अलजेब्रा की बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला यहां पे फार्मूला लगवा दिया। फिर अपने लोगों से पूछा है कि भाई ये बताओ x² और 1/x² का औसत कितना होगा। तो x² + 1/x² का औसत कैसे निकालोगे? 2 से भाग करो। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो। 3 संख्याओं का औसत निकालना है तो 3 से भाग करो। इन दोनों का जोड़ कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले इनके जोड़ का मान निकालो। बीजगणित की मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसका मान कैसे निकालते हैं? देखो
इसका मान निकालने का ये फार्मूला भी याद कर लो आप, x प्लस 1/x² माइनस 2। इसका मान दे रखा है 2m, और जब यहां 2m का स्क्वायर करेंगे -2, तो ये बन जाएगा अपना 4m² माइनस 2। यानी इन दोनों के जोड़ का मान कितना आ जाएगा, 4m² माइनस 2, और बटे में 2 ये है। ये अगर यहां से 2 कॉमन ले ले तो 2 कॉमन का मतलब 2 हटा के बाहर कर दो, या ये कह लो ये वाला जो 2 है वो इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। जब इस 2 से हम इसे भाग करेंगे तो 2m² और इसे भाग करेंगे तो -1, यानी 2m² माइनस 1, और ये अपना दूसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का मतलब एक यहां मानो, एक यहां मानो, एक यहां मानो। एक चीज बहुत अच्छे से याद कर लो, आप यहां पे इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था जहां पर ये पूछ लेता कि पहली संख्या बताओ, दूसरी बताओ या तीसरी बताओ। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन अपने लोगों से कर दिया, अगर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो, अगर सबसे बड़ा हम इसे कह दें तो ये इससे छोटी होगी, ये सबसे छोटी होगी, और अगर सबसे बड़ी इसे कह दें तो फिर ये दूसरे नंबर पर होगी। यानी दूसरे नंबर की जो हमसे पूछा है वो यही संख्या पूछी है, बीच वाली। और 3 संख्याओं में अगर बीच वाली संख्या आपको निकालनी, डायरेक्ट 78 को 3 से भाग कर दो। सीधे जब 78 को 3 से भाग करोगे ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 छक 18, 26 इसका आंसर हो गया। और अगर यहां से आप हल करने लगे दूसरे मेथड से, देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली x मानोगे, दूसरी x प्लस 2 मानोगे, तीसरी x प्लस 4 मानोगे। हर सम संख्या 2-2 बढ़ते हुए जाती है। अगर इन सभी का जोड़ करेंगे 1x, 2x, 3x और 4 और 2 6, ये किसके बराबर होगा, 78 के। इस 6 को यहां लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 78 में से 6 कम करोगे, 3x बराबर आ जाएगा 72, 3 से इसे काटोगे 24 बचेगा, x का मान आ गया 24। अब x क्या है, ये एक कोने वाली संख्या ही है, अपने लोगों से सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो ये है, बीच की पूछी है, 24 से 2 ज्यादा, 24 से 2 ज्यादा कितना हो जाएगा, 26। ये वाली संख्या आ जाएगी 26। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को ये पूरा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार करा दिया गया है। इसी टाइप का भी देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि इस शिफ्ट में जो पेपर आ गया है क्वेश्चन वो अगले सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि दोनों शिफ्ट में मासा के क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के आ रहे हैं, चाल दूरी वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के आ रहे हैं। तो आप इस पूरी क्लास से ये जरूर तैयार कर लो कि आपके जो एग्जाम में फ्लो चल रहा है वो किस टाइप के क्वेश्चन का चल रहा है। और पेपर लगभग आपका कह लो सामान्य स्तर का उसमें मैथ आ रहा है, कोई बहुत अभी तक के जितने भी सेट हुए उसमें कोई इतनी हाई लेवल का मैथ नहीं आया। एक से केवल 2 प्रश्न ऐसे हाइयर कैलकुलेशन के हैं, वरना आप पूरे इस सेट में देख सकते हो जितने भी 20 प्रश्न कराए गए थे ये सभी प्रश्न 23 अगस्त को पहली शिफ्ट के हैं। और आप इनमें 1 या 2 प्रश्न को ऐसा महसूस कर रहे होंगे जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के हैं, बाकी सभी 15 से लगभग 17 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल मोड के हैं। तो हर बच्चा इतना, लगभग सभी भाई अपने चैनल के ये जरूर तैयार कर लें जितने भी जुड़े हुए हैं कि इस सेट के आधार पे लगभग आप 17 से 18, 19 तक अपने स्कोर को यहां से खींच लें, जिससे आपके सिलेक्शन की राह जो है वो और आसान हो जाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए पूरी पीडीएफ फाइल अगर आपको लेनी तो अपने टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।